द बॉय हु ब्रोक द बैंक, रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। कहानी की शुरुआत में हमें नथु नाम के कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जो कि पीपल नगर बैंक में स्वीपर है। वो वहाँ पे झाड़ू मार रहा होता है एंड वो कुछ ज़्यादा ही गुस्से में लग रहा होता है। वो केयरलेसली झाड़ू मार रहा होता है, साथ ही साथ वो मन में कुछ बड़बड़ा रहा होता है। वो जगह जगह पे धूल उड़ा रहा होता है। पास ही से सीताराम नाम का कोई धोबी निकलता है, जो कि नथु का फ्रेंड होता है। वो उस नथु को धूल उड़ाने से मना करता है। वो कहता है, क्या हुआ नथु, तुम्हें बैंक ने महीने के 2 रुपये एक्स्ट्रा नहीं दिए क्या, जो ऐसे गुस्से में लग रहे हो? नथु कहता है, अरे यार 2 रुपये की बात छोड़ो, इन्होंने तो मुझे मेरे पिछले महीने की सैलरी तक नहीं दी है। बस एक बार सैलरी मिले फिर तो यहाँ से भाग जाऊँगा। सीताराम कहता है, जैसी तुम्हारी मर्जी, तब तक मैं तुम्हारे लिए कोई दूसरी नौकरी ढूंढता हूँ। इतना कहकर सीताराम आगे बढ़ जाता है कपड़ों की डिलीवरी करने के लिए। जैसे ही वो अपने चौथे कस्टमर की गेट पे पहुंचता है, उसे मिसेस श्रीवास्तव मिलती हैं। मिसेस श्रीवास्तव उस घर की मालकिन होती हैं। एक्चुअली मिसेस श्रीवास्तव को एक स्वीपर बॉय की ज़रूरत होती है। सीताराम कहता है, मैडम मेरे नज़र में एक लड़का है जो कि अच्छे से काम करता है। वो झाड़ू पोछा सब मार देगा आपके घर में। आपको एक स्वीपर चाहिए था ना, मेरी नज़र में है एक लड़का। मिसेस श्रीवास्तव कहती है, अच्छा ऐसा क्या, उससे बोलना कल मुझसे आके मिल ले। वैसे वो काम कहाँ करता है अभी? इस पे सीताराम कहता है, अरे वो बैंक में झाड़ू पोछा मारने का काम करता है। बैंक वाले उसे पैसे नहीं दे रहे हैं कुछ महीनों से, इसीलिए वो बैंक में काम छोड़ना चाहता है। इस पर मिसेस श्रीवास्तव कहती है, ठीक है, उसे बोलना कल मुझसे आके मिल ले। फिर मिसेस श्रीवास्तव शॉपिंग करने के लिए बाहर चली जाती हैं। उन्हें कुछ कपड़े खरीदने होते हैं। वो मार्केट में बहुत सारी शॉपिंग करती हैं और फिर उसके बाद उन्हें एक टैमरिंड का पेड़ मिलता है, जिसके आगे वो जाके उसकी छाँव में बैठ जाती हैं। पास ही में उन्हें मिसेस भूषण मिलती हैं, जिन्हें देख के वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं और वे उनसे जाके बात करने लगती हैं। वे दोनों 5 मिनट तक तो अपने कपड़े जो उन्होंने खरीदे थे उनके बारे में बात करती हैं। फिर मिसेस श्रीवास्तव कहती हैं, अच्छा बहन, पता है क्या तुम्हें कि ये जो पीपल नगर बैंक है ना, ये अपने एम्प्लॉयज़ को पैसे तक नहीं दे पा रहा। आज ही सुबह मैंने एक स्वीपर से कंप्लेन सुनी है इस बारे में, उसे पैसे नहीं मिल रहे हैं। कह रहा था, मैडम आप क्या यहाँ पे आके काम कर लो क्या? मैंने बोल दिया कल आके मुझसे मिल ले। इस पर मिसेस भूषण कहती है, अच्छा ऐसा क्या? अगर ये अपने स्वीपर को पैसे नहीं दे पा रहे हैं, तब तो किसी एम्प्लॉय को पैसे नहीं दे पा रहे होंगे ये लोग। फिर ये दोनों कुछ देर तक और बात करती हैं और फिर उसके बाद मिसेस भूषण चली जाती हैं। मिसेस भूषण अपने पति को खोजने के लिए आगे बढ़ जाती हैं। फिर उसके बाद हमें पता चलता है कि उनके पति तो कमल किशोर की दुकान पे होते हैं। मिसेस भूषण वहाँ पहुँचती हैं और वो कहती है, अच्छा यहाँ आए आप। एक तो बाहर गर्मी इतनी है, मैं कपड़े खरीदने के बाद सीधा घर जाने वाली थी, वो तो आप मिल नहीं रहे थे, इसलिए आपको यहाँ ढूंढने के लिए चली आई। वो सब छोड़ो, आपको पता है कि ये जो पीपल नगर बैंक है ना, ये तो अब बैंकरप्ट हो गया है। आज ही मिसेस श्रीवास्तव मिली थी मुझे, उन्होंने बोला कि ये तो अब अपने बैंक के एम्प्लॉयज़ तक को पैसे नहीं दे पा रहा 3 महीने से। दोस्तों, मिसेस श्रीवास्तव ने 1 महीने का बोला था और इन्होंने तो अभी 3 महीने की बात कर दी। ये बात को एग्जैजरेट कर रही है, बढ़ा चढ़ा के बोल रही हैं। इस पर कमल किशोर, जो कि उस शॉप का ओनर रहता है, वो बोलता है, अच्छा ऐसा क्या? मिस्टर भूषण कमल किशोर को ऐसे शौक देखकर बोलते हैं, अरे क्या हुआ तुम्हें, तुम्हारा भी अकाउंट है क्या इस बैंक में? कमल किशोर बोलता है, नहीं, बट मेरे नेबर का है। अब ये कमल किशोर जो है ना, वो अपने पास वाले बार्बर की दुकान, जहाँ पे दीपचंद बार्बर होता है, उसे कहता है, अरे वो दीपचंद, तुमने सुना क्या, पीपल नगर बैंक बर्बाद हो गया। दीपचंद ये सुन के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो इतना शॉक हो जाता है कि जिस कस्टमर के वो बाल काट रहा होता है, गलती से उसकी ट्रिमर उसके कान पे चल जाती है। ऐसा होते ही कस्टमर चीख उठता है और वो चिल्ला देता है, बोलता है, अरे क्या कर रहे हो? लेकिन उसे अपने कान से ज़्यादा इस बात का दुख होता है कि पीपल नगर बैंक बर्बाद हो गया। उसका अकाउंट भी उस बैंक में होता है। वो भाग के जाता है, आधी दाढ़ी उसकी कटी होती है, वो भाग के जाता है टेलीफोन बूथ की तरफ और वहाँ पे जाके वो फ़ोन घुमाता है सेठ गोविंद राम को, जो कि उस बैंक के ओनर होते हैं। जब उसे पता चलता है कि सेठ गोविंद राम तो घर पे है नहीं, वो तो गए कश्मीर घूमने के लिए, वो जाके दीपचंद को बोलता है, अरे सेठ गोविंद राम गया, वहाँ पे हमारे सारे पैसे लेके चला गया है कश्मीर वो। ये बात जंगल में आग की तरह पूरे शहर में फैल जाती है। इसी बीच हमें एक बूढ़ा भिखारी दिखाया जाता है, जो कि अपने पैर के कटे होने का नाटक करता है और भीख मांगता है सबसे। वो सीधे पैर चलने लगता है और बैंक की तरफ भाग के जाता है अपने पैसे निकलवाने के लिए। अभी तक वो पैर कटे होने का नाटक कर रहा होता है और वो अभी भाग के जाता है। पैर उसके सीधे थे और सही थे। उसने भीख मांग के जो पैसे जमा किए हुए थे, वही पैसे वो मांगने जाता है। दोपहर तक बैंक के सामने पूरी भीड़ जमा हो जाती है।
सब अपने पैसे निकालने के लिए आए थे, पर बैंक के पास इतना रेडी कैश तो पड़ा नहीं था और वो बोलते हैं कि आप लोग कल आइए, अभी हमारे पास पैसा नहीं है। बैंक का मैनेजर बहुत ही परेशान हो जाता है। जनता ने आंदोलन चालू कर दिया था। जिनका बैंक में अकाउंट तक नहीं था वो भी चिल्लाने लगे और क्राउड को ज्वाइन कर लिया, बस मजे के लिए ऐसे ही। क्राउड की मांग थी कि उन्हें अपने पैसे अभी चाहिए, अभी अभी अभी। मामला पथराव पे आ गया और बैंक पे पत्थर फेंके जाने लगे। बैंक के सभी एम्प्लॉयज और मैनेजर डर गए और उन्होंने पुलिस को फ़ोन लगा दिया। पुलिस आके जनता को बाहर भगा देती है और फिर जनता चली जाती है। अगली सुबह जब नत्थू आता है तो ये सब देख के शॉक हो जाता है और कहता है, हुलीगन्स, इन्होंने मेरा काम और बढ़ा दिया। पासी से फिर सीताराम गुजर रहा होता है और वो कहता है कि मैंने एक जगह तुम्हारी नौकरी की बात कर ली है, तुम चाहो तो अगले महीने की पहली तारीख से ज्वाइन कर सकते हो। वैसे भी बैंक तो बर्बाद हो गया। इस पर नत्थू कहता है, क्या, ये कब हुआ? कल तक तो सब सही था, ये सब हुआ कैसे भाई?